अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया कौस। नाज़रीन, आज 9 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीटीएम इजलास की, जहां शहबाज शरीफ की कोशिशें बेकार गईं। हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफात बरकरार रहे। पीटीएम इजलास में पीपल्स पार्टी और एएनपी के इत्तेहाद में दोबारा शमूलियत से मुतालिक गौर तक न हुआ। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी हमारे साथ नहीं है। अगर वो पीटीएम की तरफ रुजू करना चाहती है तो हमें इंतजार होगा। फजलुर रहमान ने एक बार फिर मुल्क भर में जलसों और एहतजाज का ऐलान कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तजवीज मुस्तरद कर दी। अमरीका और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया। खित्ते की सूरत हाल तशवीशनाक होती चली जा रही है। जिस हुकूमत को अवाम की ताईद हासिल न हो, वो किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। हुकूमत की तरफ से एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात, वोटिंग मशीन से प्री पोल रिगिंग का मंसूबा करार दिया कि वो हमारे साथ नहीं है, इसलिए गौर नहीं किया हमने। लेकिन फिर भी उनके पास मोहलत है। अगर वो पीडीएम की तरफ रुजू करना चाहते हैं तो हमें उस हवाले से इंतजार होगा। लेकिन ये ऐसा मौजू नहीं कि पीडीएम मजीद इजलासों में उस पर बहस करने के लिए वक्त निकाल सके। पीडीएम ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुल्क में बड़े एहतजाजी जलसों और अवाम से राब्ते का निज़ाम भी बना लिया है। पीटीआई हुकूमत की करप्शन और गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ भरपूर कानूनी चाराजोई की जाएगी। अफगानिस्तान की और खित्ते की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान के बाद जिक्र मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का, जो कहती हैं पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, ना वो मेरा हदफ है। अवाम के हुकूक की जिद्दोजहद जारी रखेंगे। अपना हक लड़कर और छीन कर लेना पड़ता है। मुसाहमत होगी तो ही मुफाहमत हो सकती है, क्योंकि ताकतवर कभी कमजोर से बातचीत नहीं करता। जहां हमने कमजोरी दिखाई वहीं दुश्मन हमला कर देगा। कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है और पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं है और मेरा हदफ भी नहीं है। अगर मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। पावर टॉक्स टू पावर। पावर जो है वो कमजोरी से बात नहीं करती। जहां आपने कमजोरी दिखाई वहां आपका दुश्मन आप पे अटैक करे। ट्रे में रख के आपको कभी कोई चीज नहीं मिलती। आपको अपना हक लड़के लेना पड़ता है, छीन के लेना पड़ता है। पीटीएम इजलास के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे रेहान शेख से। रेहान शेख, मीडिया को पीपीपी और एएनपी के हवाले से किसी खबर का इंतजार था। मौलाना और मरियम नवाज इस हवाले से बात करने से गुरेजा रहे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सवाल किया गया जब मौलाना से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी की हवाले से आज कुछ डिस्कशन हुई, तो उनका कहना था ये कोई इतना अहम इशू नहीं है जो कि हम अपने इजलास में डिस्कस करते। उन्होंने इसको बिल्कुल एक सानवी इशू करार दिया। इसी तरह मरियम नवाज जब इजलास खत्म हो गया, अपनी गाड़ी में जब वो बैठने लगी तो हम लोगों ने जब उनसे गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि पीटी बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पीडीएम का हिस्सा नहीं रही, ना ही वो मेरा हदफ है। तो बराए मेहरबानी मुझसे ऐसे सवाल ना पूछें जिससे मुझे उलझाव पैदा हो। इसके अलावा जो पीडीएम है आज के इजलास से उन्होंने एक तो मुतालबा किया अफगानिस्तान और अमेरिका के मामले पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाया जाए। इसके साथ साथ उन्होंने मुल्क गीत जो जलसे हैं उनका भी ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक 4 जुलाई को सवात, 29 जुलाई को कराची और 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जो है वो मुजाहरा किया जाएगा। और बजट के हवाले से नून लीग की मेजबानी यानी शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत को टफ टाइम देने का भी उनको एक टास्क दे दिया गया है। रेहान शेख, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पीटीएम की सियासत वैसे भी फ्लॉप हो चुकी है। इनके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मुस्तरद करने की वजह वाज़े ये है कि कभी भी बगैर धांधली के इंतखाबात ये जीत ही नहीं सकते। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद का रिएक्शन। ट्विटर पैगाम में कहा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सभी पार्टीज के लिए है जो वोटिंग में शफाफियत को यकीनी बनाएंगी। उन्होंने लिखा कि ओपोजिशन को मैं ना मानूं और एनआरओ की जिद छोड़कर कौमी मुफाद की कानून साजी में हिस्सा लेना चाहिए। हुकूमती अरकान ने ओपोजिशन को निशाने पर रख लिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, शहबाज शरीफ ओपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय मुस्लिम लीग नून पर ध्यान दें। ट्वीट में लिखा, मुस्लिम लीग नून की कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकले तो फजलुर रहमान का कांधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर है। पीटीएम जैसे चूचू के मुरब्बे के बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि ओपोजिशन का तमाशा सिर्फ
शनीद में तक ही महदूद रहेगा। चचा भतीजी एक दूसरे को सरेआम धोखा दे रहे हैं। अवाम लुटेरों और चोरों की बातों में नहीं आएंगे। और अब बात करेंगे मुशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर और तरीन हम ख्याल ग्रुप के नजीर चौहान के दरमियान चलने वाली चपकलिश की। शहजाद अकबर ने नजीर चौहान के खिलाफ लाहौर में पर्चा कटवा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मजहबी हवाले से उनके खिलाफ इल्जाम तराशी की गई। जान को खतरा लाहक है। नजीर चौहान ने मुकदमे को बेबुनियाद करार देते हुए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, हिफाजती जमानत नहीं कराऊंगा। गैर मुंतखब लोग पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले हुई बयानबाजी, अब शुरू मुकदमाबाजी। तहरीक इंसाफ के शहजाद अकबर और तरीन हम ख्याल ग्रुप के नजीर चौहान आमने सामने। मुशीर दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने नजीर चौहान के खिलाफ पर्चा कटवा दिया। शहजाद अकबर की जानिब से 20 मई को लाहौर के थाना रेस कोर्स में दी गई दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शहजाद अकबर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नजीर चौहान ने निजी टीवी के प्रोग्राम में मजहबी हवाले से झूठे इल्जामात लगाए। इन इल्जामात से उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। तरीन हम ख्याल ग्रुप के नजीर चौहान ने मुकदमे को बेबुनियाद और झूठा करार दिया। मैंने एक सिंपल सी बात कही थी और वो सिंपल बात से एक बहुत बड़ा अफसाना बनने जा रहा है। अब इंशाल्लाह इसकी पूरी लड़ाई और पूरी जंग में लड़ूंगा। मेरे वज़ीर पाकिस्तान से गुजारिश है कि फौरी तौर पर जो आपके दाएं बाएं बैठे सर, ये अनइलेक्टेड है, ये हमें हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्चा कटने के बाद नजीर चौहान गिरफ्तारी देने दाता दरबार गए, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने न पहुंची। उन्होंने इतवार को थाना रेस कोर्स जाकर गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की हिमायत में मैदान में आ गए। ट्विटर पैगाम में कहा कि जाती इंतकाम के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना काबिल मुज़म्मत है। लाहौर पुलिस को शहजाद अकबर के खिलाफ तीसरे दर्जे के हरबे इस्तेमाल करने पर एमपीए नजीर चौहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर भरपूर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। रियासत अगर इस तरह के हमलों से अपने अहलकारों की हिफाजत न कर सके तो काम नहीं कर सकती। और अब कोरोना एसओपीज में होने वाली नरमी की बात करेंगे। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी है। 30 मई से 5% तक कम शरह वाले अजला में पार्क्स, तफरीही मकामात और स्विमिंग पूल्स खोलने का फैसला कर लिया गया। मैट्रिक के इम्तिहानात 23 जुलाई, इंटर के 29 जुलाई से लिए जाएंगे। क्लासेस का आगाज 31 मई से किया जा सकता है। 1 जून से 50 साल से जायद अफराद पर बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सयाहती मकामात पर जाने पर पाबंदी होगी। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस कम हो गए। गुज़िश्ता रोज सूबे के 23 अजला में कोई कोरोना केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। लियाकत शाहवानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अगर यही सूरत हाल रही तो तमाम स्कूल्स खोल दिए जाएंगे। सूबे में अब तक 1,16,000 से ज्यादा अफराद को इंसदादे कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। के बाद के जो 2 हफ्ते हैं इसमें ऑलमोस्ट 50% केसेस में डिक्लाइन है। 23 डिस्ट्रिक्ट्स में बलूचिस्तान में कल जो है कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। ओनली 10 डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तालीमी इदारे भी अब पूरे बलूचिस्तान में मां सिवाय कोयटा वो खोल दिए गए हैं और आवाम ने इसी तरह ताउन किया तो केसेस में कमी होगी। मजीद जो है जो सेक्टर्स हैं वो सारे खोलने के इम्कानात जो है वो रोशन हो जाएंगे। मजमूई तौर पे 1,16,561 लोगों को जो है बलूचिस्तान में अब तक वैक्सीनेट किया जा चुका है और इंशाल्लाह इस अमल में मजीद भी हम तेजी ला रहे हैं। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने भी स्कूल्स खोलने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुलाजिमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है। महकमा तालीम के एलामिये के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूल के असातिज़ा और अमला 5 जून तक करीबी सेंटर्स में वैक्सीन लगवाएं। तस्दीक के बाद वैक्सीन लगवाकर SMS के जरिए सर्टिफिकेट वसूल करें। वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी उस्ताद या अमले को स्कूल में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुल्क कोरोना वायरस ने आज मुल्क में मजीद 73 अफराद की जान ले ली। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटे के दौरान कोरोना के 55,442 टेस्ट किए गए, जिसमें से 2,455 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मस्बत केसेस की शरह 4.42% हो गई है। मुल्क में मुहलिक वायरस से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 20,680 हो गई है। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। आपको बताएं, खातून अव्वल बुशरा इमरान ने लाहौर में शेख अबुल हसन शाजली साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर में लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। रिसर्च सेंटर में 3,000 से ज्यादा किताबें, 13 करोड़ ई-बॉक्स की सहूलत मौजूद है। रिसर्च सेंटर को दारुल अमान, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और जेल से मुंतकिल किया जाएगा। रिसर्च सेंटर के मुख्तलिफ जामियात के साथ MOU पर भी दस्तखत किए गए।
وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ خاتون اول بشرا عمران نے لاہور میں شیخ ابو الحسن شاذلی سائنس اور ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کا دورہ کیا اور یہاں قائم لائبریری کا افتتاح کیا۔ خاتون اول نے ریسرچ سینٹر کے مختلف شعبوں کا معائنہ بھی کیا۔ تقریب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، جامعہ نعیمیہ، محکمہ اوقاف اور کالج یونیورسٹی کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوئے۔ خاتون اول کو بریفنگ میں بتایا کہ اس ریسرچ سینٹر کی مفت ممبرشپ ہوگی، جس میں آڈیٹوریم، ریڈنگ روم اور انٹرنیٹ کی سہولت میسر ہوگی۔ طلبہ گھر بیٹھ کر 13 کروڑ کتابوں تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ اس ریسرچ سینٹر کی سب سے اہم بات پورے صوبے کے عوام کے لیے ریسرچ ہب کا قیام ہے، جس کے ذریعے تمام ممبران کو صوبے بھر میں ریموٹ ایکسیس حاصل ہوگا اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ آنے والے دنوں میں ای بکس کی تعداد 100 ملین تک بڑھا دی جائے گی۔ اسی سینٹر کو نامور تعلیمی، مذہبی اداروں، چائلڈ پروٹیکشن بیورو، جیل اور دیگر اداروں سے منسلک کیا جائے گا۔ اس سینٹر کے ذریعے فلسفہ، روحانیت اور تحقیق کو فروغ دیا جا سکے گا۔ اس آن لائن پورٹل کو کالجز میں داخلوں کے سسٹم سے منسلک کر دیا گیا ہے، جبکہ 30 سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے جاب پورٹل بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک مقیم پاکستانی کی پلاٹ منتقلی سے متعلق سٹیزن پورٹل پر شکایت کا نوٹس لے لیا۔ ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز اور انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹیز کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ اسلام آباد لینڈ ریونیو کے افسران کے خلاف کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ سرکل رجسٹرار آفس کے متعلقہ کلرک کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر نے وزارت داخلہ سے سرکلر رجسٹرار کو معطل کرنے کی سفارش کر دی۔ متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو شو کاز نوٹس جاری کر کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ چیف کمشنر آفس نے متعلقہ افسران کی معطلی اور برطرفی کے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیے ہیں۔ سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ تضادات کی حکومت کی وجہ سے قوم مشکل میں ہے۔ جامع کراچی میں ویکسینیشن سینٹر کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا، عمران خان ایک دن کہتے ہیں کہ نیب کام نہیں کر سکا، دوسرے دن خان صاحب نیب کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں۔ اسد عمر صاحب نے ایک بہت بڑی بات کل کی ہے، انہوں نے کہا کہ نیب کے ہوتے ہوئے پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی، اور میں سمجھتا ہوں یہ جو تضادات کی حکومت ہے نا، اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو دوسری پریشانی ہے۔ عمران خان صاحب نے، اسد عمر کے باس نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے کہا کہ نیب ناکام ہو گئی ہے، اس کے 2 روز بعد ایک اور ایونٹ کیا، اس پہ کہتے ہیں نیب بڑا اچھا کام کر رہی ہے۔ تو پرابلم بیسکلی یہ ہے، یہ جو کنفیوز حکومت ہے، اس کی کنفیوز پالیسیز کی وجہ سے، اس کی کانٹرڈکشنز کی وجہ سے ہمیں یہ روزمرہ کی دقتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں۔ دوسری جانب چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال سندھ سرکار پر برس پڑے، کہتے ہیں سندھ حکومت کے لیے کراچی مال غنیمت لوٹنے کا علاقہ بن چکا ہے، جعلی ڈومیسائل بنا کر نوکریاں بانٹی جا رہی ہیں۔ صوبے کی 50% آبادی کراچی میں ہے، لیکن پانی صرف 1.5% ملتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی جو گورنمنٹ ہے وہ تعصب کر رہی ہے اپنی گورننس میں۔ کراچی میں سندھ کے شہری علاقوں کا کوٹا تھا، اس کوٹے پہ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اس شہری کوٹے کو بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ اس کو بھر رہے ہیں۔ یہ جو لالا کے سرکاری افسر لگائے گئے نا، ان کے لیے یہ مال غنیمت لوٹنے والا علاقہ بن گیا کراچی۔ 36,370 ملین گیلن پانی ارسا سے روزانہ سندھ کو ملتا ہے۔ جو کراچی کو پانی مل رہا ہے وہ 540 ملین گیلن پانی ملتا ہے، یعنی کہ جو سندھ کو پانی مل رہا ہے پاکستان سے، اس کا صرف 1.5%، 1.5% کراچی کو ملتا ہے پانی، جبکہ آبادی کراچی کی کتنی ہے؟ 50%۔ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد دیکھ رہی آج نیوز۔